नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपके बीच में अपने YouTube चैनल @पॉलिटिकल साइंस 2023 में आप सभी का स्वागत। आज हम लोग बात करेंगे वायु प्रदूषण के बारे में, जो एक वैश्विक समस्या है, लेकिन हमारे देश में खासकर दिल्ली एनसीआर में ठंड के टाइम में ये समस्या काफ़ी विकराल रूप से हो जाती है। दिल्ली हमारे देश की राष्ट्रीय राजधानी है और जो ये इलाका है काफ़ी घनी बसावट है और लैंडलॉक्ड है। चारों तरफ से हरियाणा, राजस्थान, यूपी, इसके सब पड़ोसी राज्य हैं जो एक तरह से कृषि प्रधान हैं और इंडस्ट्रियां भी बहुत सारी हैं। और उत्तरोत्तर साल मतलब काफ़ी सालों से दिल्ली की वायु जो है प्रदूषित है और ये समस्या खासकर अक्टूबर से लेके फरवरी मार्च महीने तक जो है ये विकराल रूप धारण कर लेती है। हाल के कुछ वर्षों में ये समस्या और गंभीर होती जा रही है। जैसे जैसे टाइम बीत रहा है, ये सरकारें जितना इसका कम करने का प्रयास कर रही हैं, ये समस्या और भी बढ़ती जा रही है। और इसमें कहीं ना कहीं जागरूकता की कमी है और सरकारों का ढुलमुल रवैया भी इसका जिम्मेदार है। इसमें बहुत सारे कारक हैं। हाल के कुछ वर्षों में दिल्ली राजधानी और एनसीआर के जो क्षेत्र हैं, खासकर जैसे गुड़गांव हो गया, नोएडा है, गाजियाबाद है, सोनीपत हो गया, तो दिल्ली हो गया, ये सब इलाके जो है परम वायु प्रदूषण की चपेट में पहुंच जाते हैं ठंड के टाइम में। ये बहुत आम हो गया है। दिल्ली और यहाँ तक कि संपूर्ण सिंधु गंगा के मैदानों में वायु प्रदूषण काफ़ी जटिल घटना हो गई है, जो विभिन्न कारकों पर निर्भर करती है। इसमें सबसे पहला और जो महत्वपूर्ण कारक प्रदूषण को उपस्थित है, इसके बाद मौसम स्थानीय परिस्थितियाँ आती हैं। ध्यान देने वाली बात है कि प्रत्येक वर्ष अक्टूबर माह से लेकर फरवरी तक दिल्ली के आसपास वायु प्रदूषण का स्तर तेजी से बढ़ता है और प्रदूषण के कारणों को लेकर सरकारें, राज्य और केंद्र सरकारें आपस में आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भी शुरू हो जाती है। काम से ज़्यादा आरोप प्रत्यारोप पर ध्यान दिया जाता है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में बेहतर वायु गुणवत्ता सुनिश्चित करने के प्रयासों के तहत दिल्ली एनसीआर के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा करने के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कई टीमें गठित करती है, जो समय समय पर डाटा निकालती रहती हैं कि कौन से क्षेत्र में कितना ज़्यादा प्रदूषण है और उस हिसाब से वो सरकारों को अपनी रिपोर्ट पेश करती हैं और उस पर कदम उठाने के लिए वो प्रेषित करती हैं। काफ़ी समय से हम लोग सुनते आते हैं कि इस समय जैसे पराली की समस्या जो हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी यूपी में जो पराई धान की जो निचला हिस्सा होता है, धान का ऊपरी हिस्सा तो किसान मशीनों के द्वारा काट के उसको निकाल लेते हैं और जो निचला का डंठल होता है उसको पराली बोला जाता है। वो भी काफ़ी मात्रा में जलाई जाती है इन क्षेत्रों में। किसान उसको जल्दी से जल्दी खेतों से हटाने के लिए उसको जला देते हैं। उसका भी धुआं काफ़ी हद तक दिल्ली वायु प्रदूषण में उसका भी एक घटक है। अक्टूबर माह में प्रदूषण बढ़ने का जो कारण है, आमतौर पर अक्टूबर माह को उत्तर पश्चिम भारत में मानसून वापस चला जाता है। मानसून के दौरान हवाओं के बहने की दिशा जो होती है वो पूर्व की होती है। जो बंगाल की खाड़ी की ओर से आने वाली हवाएं अपने साथ नमी लेकर आती हैं, जिसमें भारत के हिस्से में बारिश होती है। तो हम लोग ये देखते हैं कि जो मानसून का टाइम होता है जून से लेकर सितंबर तक का, इसमें
इस क्षेत्र में प्रदूषण काफ़ी हद तक जो है कंट्रोल में रहता है। कभी कभी एकदम स्वच्छ मौसम भी हो जाता है, जो बारिश हो जाती है, क्योंकि उस समय बारिश भी होती है और हवाएं भी तेज चलती हैं। तो जो प्रदूषण उत्पन्न होता है वो दिल्ली या एनसीआर से हट जाता है। और फरवरी के बाद भी जब गर्मी का टाइम होता है तो हवाएं, कोहरा भी हट जाता है और धूप तेज होने लगती है। इस वजह से हवा भी तेज चलती है, तो उस समय भी का थोड़ा बहुत जो है प्रदूषण पे नियंत्रण होता है। लेकिन जो जब ठंड स्टार्ट हो जाती है अक्टूबर महीने से, तो मौसम शुष्क हो जाता है, ठंड पड़ने लगती है और एक तरह से कोहरा, वायुमंडल में कोहरा की तरह कोहरा बन जाता है, जिससे हवाएं भी तेज कम हो जाती हैं, बहुत धीमे रफ्तार से चलती है, और जिससे वायुमंडल में जो प्रदूषण के धूल, मिट्टी के कण हैं वो हट नहीं पाते और ये एक धुंध का रूप ले लेते हैं। तो ये भी एक कारण है। अक्टूबर और मध्य अक्टूबर तक या दक्षिण भारत को छोड़कर समस्त शेष भारत से मानसून चला जाता है और लौटते हुए मानसून हवाएं बंगाल की खाड़ी से जल वाष्प ग्रहण करके उत्तर पूर्व मानसून के रूप में तमिलनाडु में वर्षा होती है। दक्षिण भारत में होती रहती है, लेकिन उत्तरी भारत में ये मानसून चला जाता है और उसके बाद ठंड का टाइम आता है। और एक अध्ययन के मुताबिक दिल्ली में सर्दियों में दिल्ली की 72% हवा उत्तर पश्चिम से आती है और जबकि शेष 28% सिंधु गंगा मैदानी इलाकों से हवा आती है। उत्तर पश्चिम से आने वाली इन हवाओं के साथ राजस्थान, यहाँ तक कि कभी कभी पाकिस्तान, अफगानिस्तान की धूल मिट्टी भी दिल्ली में के आसपास क्षेत्रों में आ जाती है, क्योंकि वहाँ से जो धूल भरी आंधियाँ चलती हैं हमारे पड़ोसी देशों से, वो भी इन इलाकों में, खासकर राजस्थान, हरियाणा और पश्चिमी यूपी और दिल्ली जो इलाका है, यहाँ पे वो आ जाती हैं। तो ये भी एक कारण है दिल्ली वायु प्रदूषण के लिए। यही कारण है कि वर्ष 2017 में इराक, सऊदी अरब और कुवैत से आए हुए एक तूफान ने दिल्ली में वायु गुणवत्ता को काफ़ी प्रभावित किया था। इस वजह से हवाओं की दिशा के साथ तापमान में भी गिरावट स्टार्ट हो जाती है और दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में वायु प्रदूषण के स्तर को प्रभावित करती है। जैसे जैसे तापमान में गिरावट आती है, तापीय व्युत्पन्न के चलते एक परत बन जाती है जो कोहरा टाइप में, और जिससे वायुमंडल की ऊपरी परत को में विस्तारित नहीं हो पाती है। ऐसा होने से वायु में प्रदूषण की सांद्रता, मतलब उसके कणों की संख्या बढ़ जाती है और इस वजह से वायु प्रदूषण होता है। इसके अलावा प्रदूषण को फैलाने के लिए उच्च गति वाली हवाएं बहुत प्रभावी होती हैं, लेकिन ग्रीष्म ऋतु की तुलना में शीत ऋतु में, ठंडी के समय में हवाओं की गति कम हो जाती है और इस मौसम में संबंधी कारकों के संयोजन से यह क्षेत्र प्रदूषण के शिकार हो जाता है। और उसके बाद फिर इसमें जो एक एक्स्ट्रा जो पराली के धुआं, धूल भरी आंधी जैसे कारक शहर में पहले से व्याप्त प्रदूषण को और बड़े स्तर पर जुड़ जाते हैं, जो वायु की गुणवत्ता को और अधिक गिरावट आती है। दिल्ली के वायु प्रदूषण में जो कौन कौन से कारण हैं, पहले जैसे इसमें किसानों की क्या भूमिका है। पराली धान की फसल काटने के बाद बाकी बका हुआ हिस्सा होता है जिसकी जड़ें जमीन में होती हैं। धान पकने के बाद किसान अपना धान बाहर उसको निकाल लेता है और शेष हिस्सों को वो खेतों में ही उसको जला देते हैं और उसके धुआं जो है वो धीरे धीरे उड़कर दिल्ली एनसीआर में आ जाता है। आजकल पराली इसलिए भी अधिक होती है क्योंकि किसान अपने समय और बचत के लिए उसको जल्दी से ख़त्म करने के लिए, क्योंकि अगली फसल लेनी होती है, इस वजह से उसको मशीनों द्वारा काट के उसको धान निकाल दिया जाता है और उसको पराली को जला देते हैं। इस प्रथा को व्यापक रूप से पराली जलाने का जो वो हुआ वो 2009 से स्टार्ट हुआ, जब पंजाब और हरियाणा सरकारों ने धान की बुआई में देरी करने वाले कानून पारित किए
पहले ये समस्या इतनी विकराल रूप नहीं होती थी, लेकिन 2009 में हरियाणा और पंजाब ने ऐसी किस्मों को बोने का किसानों को एक कानून पारित किया, जिसका उद्देश्य भूगर्भ जल को संरक्षित करना था। क्योंकि पहले यहाँ धान की खेती पहले स्टार्ट हो जाती थी अन्य राज्यों के अपेक्षा, उस वजह से ज़मीन से पानी निकाला जाता था, भूगर्भ जल नीचे ज़्यादा नीचे जा रहा था। उसको रोकने के लिए सरकार ने कानून बनाया कि मानसून में ही धान की बुआई की जाए, और इस वजह से जो और फसलें हैं जैसे गेहूँ, मटर, सरसों, आलू, इन फसलों के बीच में उनको काफ़ी टाइम मिल जाता था, जिससे उसको खाद बनाने में या हटाने में किसानों को टाइम मिलता था। लेकिन अब उनको काफ़ी कम वक्त मिलता है, इस वजह से उसको जल्दी से जल्दी खेत को खाली करने के चक्कर में किसान उसको जला देते हैं। पराली दहन वायु प्रदूषण का एक प्रबल कारण नहीं है, क्योंकि IIT कानपुर वर्ष 2015 में एक अध्ययन में कहा है कि सर्दियों में दिल्ली में पार्टिकुलर मैटर में 17 से 26% की वृद्धि पराली जलाने, बायोमास के जलने के कारण होती है। पिछले कुछ वर्षों में वायु गुणवत्ता और मौसम पूर्वानुमान के अनुसंधान प्रणाली सफर SAFAR ने दिल्ली के वायु प्रदूषण के विरुद्ध पराली के योगदान की गणना करने के लिए एक प्रणाली विकसित की है। पराली दहन के चरम समय में वायु प्रदूषण का इसका योगदान 40% के करीब हो जाता है। पिछले कुछ दिनों में यह 2 से 4% हो गया है। यह दर्शाता है कि वायु गुणवत्ता में गिरावट हो तो केवल पराली दहन जिम्मेदार नहीं है, बल्कि और कारण भी हैं। पराली दहन का समय मुख्यतः 45 दिनों का होता है, किंतु दिल्ली की जो वायु प्रदूषण जो अपने चरम पे होता है वो अक्टूबर से लेके फरवरी के बीच में होता है। इसके अलावा और भी बहुत वायु प्रदूषण के कारण है दिल्ली में हवा की निम्न गुणवत्ता के लिए धूल और वाहनों का प्रदूषण 2 सबसे प्रमुख कारण हैं। अक्टूबर और जून की बीच वर्षा की अनुपस्थिति के चलते शुष्क ठंड का मौसम होता है, जिससे पूरे क्षेत्र में धूल का प्रकोप बढ़ जाता है। IIT कानपुर ने एक अध्ययन में कहा है कि धूल PM10 में 65% और PM2.5 में 2.5 में 38% की वृद्धि होती है। सर्दियों में प्रदूषण का दूसरा सबसे बड़ा कारण वाहनों का प्रदूषण है। IIT कानपुर अध्ययन का सर्दियों में PM2.5 का 20% जो प्रदूषण होता है वाहनों के प्रदूषण से होता है। सामान्यतः वायु प्रदूषण प्राकृतिक और मानवीय दोनों कारण होता है। प्राकृतिक कारणों से जैसे ज्वालामुखी क्रिया, वनों में आग लगना, कोहरा, पारागमन, उल्कापात आदि। परंतु इन प्राकृतिक कारणों से जो वायु प्रदूषण होता है वो प्रकृति ही उसको बैलेंस कर लेती है, लेकिन जो मानवीय क्रियाकलापों से जो प्रदूषण होता है जैसे वनोन्मूलन, वनों की कटाई, कारखानों से निकला हुआ धुआं, परिवहन साधन जो है वाहन हैं उनसे निकलने वाला धुआं, विद्युत तापगृह जो कोयले से बिजली उत्पन्न की जाती है उससे जो वायु प्रदूषण होता है, कृषि कार्यों से जैसे पराली जलाना हो गया, खेतों में आग लगाना, खनन, रासायनिक पदार्थ का जो छिड़काव होता है, अग्निअस्त्रों का प्रयोग, जैसे अभी दीपावली का टाइम आता है तो जो हम पटाखे और बम फोड़ते हैं उससे भी धुआं निकलता है, तो उससे भी वायु प्रदूषण होता है। आतिशबाजी के द्वारा वायु प्रदूषण होता है। और उसके अलावा जो कंस्ट्रक्शन का काम होता है, जैसे पुराने घर तोड़ के बनाए जा रहे हैं, उससे भी जो धूल मिट्टी निकलती है वो भी एक बहुत बड़ा कारण है दिल्ली वायु प्रदूषण में। मतलब दिल्ली की जो वायु प्रदूषण है उसमें मुख्य कारण है वाहनों का प्रयोग, क्योंकि हर आदमी अपने साधन से चलना चाहता है, सार्वजनिक साधनों का प्रयोग कम करता है। जब से दिल्ली मेट्रो या मतलब स्टार्ट हुई है उसके पहले और बुरा हाल था, लेकिन पराली वाली समस्या नहीं थी। तो दिल्ली मेट्रो के चलने की वजह से बहुत सारे लोग जो है इसका उपयोग करते हैं और अपनी गाड़ियों का प्रयोग कम करते हैं,
लेकिन उसके बाद भी वायु प्रदूषण में वाहनों का प्रयोग काफ़ी है। दिल्ली में पहले जो कल कारखाने थे उनको भी जिन जो धुएं उत्पन्न करते थे उनको भी हटाया गया है काफ़ी हद तक। उसके अलावा घरों के निर्माण पर भी रोक लग जाती है, RD1 चलाया जाता है, ये सब चीज़ें होती हैं। और वायु प्रदूषण के प्रभाव क्या पड़ता है हमारे जीवन पे? हवा में वांछित गैसों की उपस्थिति से मनुष्यों, पशुओं तथा पक्षियों को गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। जैसे सर्दी में जैसे इसमें दमा, सर्दी, अंधापन, मतलब आँखों का जलना, समझ शक्ति, सुनने की शक्ति कमज़ोर होना, त्वचा रोग जैसी बीमारियां उत्पन्न होती हैं लोगों में। वायु प्रदूषण के कारण अम्लीय वर्षा का खतरा बढ़ता है। अगर वायु प्रदूषण ज़्यादा बढ़ेगा और बारिश होगी तो जो धूल मिट्टी के कण होंगे वो फिर जिससे ज़मीन में आ जाएंगे, उसका भी खतरा रहता है, क्योंकि वर्षा के पानी में सल्फर ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड आदि जहरीली गैसों के घुलने की संभावना बढ़ जाती है, जिससे पेड़ पौधों, भवनों और ऐतिहासिक इमारतों को नुकसान पहुंचता है। बढ़ते हुए वायु प्रदूषण को देखते हुए वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 की मात्रा दोनों होने की संभावना रहती है। CO2 में हुई इस वृद्धि से पृथ्वी के तापमान में लगातार वृद्धि हो रही है, जिससे गर्मी अधिक पड़ती है और हमारी जो ओजोन परत है उसमें भी डिफेक्ट आता है। ध्रुवीय बर्फ, जैसे जो हमारा तापमान बढ़ता है तो ग्लेशियर पिघलते हैं, ध्रुवीय बर्फ पिघलती है, जिससे बाढ़ आने का भी खतरा रहता है। परिणाम स्वरूप यह तटीय क्षेत्रों में बाढ़ की घटनाओं में वृद्धि होती है। इसके तटीय देशों और राज्यों को डूबने की संभावना बढ़ जाती है। यदि वर्षा के पैटर्न में भी बदलाव होता है, जिससे कृषि उत्पादन प्रभावित होता है, जो हमारे खाद्यान्न संकट उत्पन्न कर सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार भारत में सांस की बीमारियों और अस्थमा से होने वाली मौतों के मामले में दुनिया भारत नंबर 1 पे है। इसके अलावा कम आर्द्रता, अम्ल वर्षा, ट्रोपोस्फेरिक स्तर पर ओजोन की उपस्थिति के माध्यम से वायु प्रदूषण पर्यावरण को भी काफ़ी प्रभावित करता है। वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए जो दिल्ली NCR में काफ़ी सरकारें काम कर रही हैं। वायु प्रदूषण को रोकथाम के लिए और नियंत्रण के लिए कारखानों को शहरी क्षेत्रों से दूर स्थापित किया जाना, कारखानों की चिमनियों की अधिक ऊंचाई और इनमें फिल्टर के उपयोग की अनिवार्यता की जाए। जनसंख्या वृद्धि को स्थिर किया जाए, क्योंकि दिल्ली एक बहुत घना इलाका है और इसमें 1.5-2 करोड़ लोग निवास करते हैं। इस क्षेत्र में लगभग 62 वर्ग किलोमीटर का एरिया है। इतनी घनी आबादी रहती है, तो इसकी वजह से भी वायु प्रदूषण इसका भी एक कारण है। जिसमें खाद्य और आवास के लिए पेड़ों तथा वनों को न काटना पड़े। साथ ही हम जनता को वायु प्रदूषण के दुष्प्रभावों का समुचित ज्ञान और उनको जानकारी उपलब्ध करवाना, जिससे वह स्वयं प्रदूषण नियंत्रण के सार्थक उपायों को अपनाकर इसे नियंत्रण करने में योगदान दे सकें। इसको सभी तरह के प्रचार माध्यमों का उपयोग करना चाहिए। गाड़ियों तथा दोपहिया वाहनों की ट्यूनिंग की जानी चाहिए, ताकि अधिकतर धुआं बाहर आकर पर्यावरण को प्रदूषण न कर सके। साथ ही साथ सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। निर्धन चूल्हा एवं सौर ऊर्जा की तकनीक को प्रोत्साहन किया जाना चाहिए और इसको मतलब स्कूलों के पाठ्यक्रम में भी शामिल किया जाने चाहिए, बच्चे भी जागरूक हों। दिल्ली NCR में प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए सरकार बहुत सारे कदम उठा रही है, जिसमें पहला है, जैसे दिल्ली NCR के दिल्ली में पहले जो है लगभग 60,000 भारी वाहन ट्रक जो है दिल्ली से होकर, जैसे हरियाणा, पंजाब, यूपी, उत्तराखंड और राजस्थान से जो ट्रक आते थे वो इस राज्य को पार करने में करते थे, जिससे भारी वाहन लगभग 60,000 की संख्या में रोज वो ट्रक दिल्ली को बाईपास करते थे। तो उसको रोकने के लिए पूर्वी और पश्चिमी परिधि में फेरीफेल एक्सप्रेस वे का निर्माण किया गया है, जो
जैसे कुंडली, मानेसर और इधर क्या नाम है बागपत साइड में दिल्ली के चारों तरफ एक एक्सप्रेसवे का निर्माण किया गया है, जिससे जो बाहरी राज्यों के जो भारी वाहन आते हैं और गाड़ियां आती हैं वो दिल्ली ना आके बाहर बाहर से वो दूसरे राज्यों में चली जाएं। तो एक एक्सप्रेसवे बनाया गया है जिससे भारी वाहन दिल्ली में नहीं आते। इस पर भी मतलब वायु प्रदूषण पर रोक लग रही है। उसी तरह एक और कई सारे एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, जैसे दिल्ली से देहरादून के लिए एक्सप्रेसवे बन रहा है। उसी तरह एक द्वारका एक्सप्रेसवे बन रहा है। और भी कई सारे रोड, जैसे एक दिल्ली से मेरठ रोड बन रहा है जिसमें 3-4 घंटे का समय लगता था, अब 1 घंटे का ही समय लगता है। तो वो 3-4 घंटे में जो उत्सर्जन होता था, मतलब ईंधन की खपत होती थी, वो कम हुई है, उससे निकलने वाला धुआं कम हुआ है, तो वो भी एक उसका भी फायदा मिल रहा है। इसी तरह 65,000 करोड़ के निवेश से BS6 मानक अनुपात वाले वाहनों और ईंधन को लाने वाले वाहनों द्वारा होने वाले प्रदूषण में काफ़ी हद तक कमी आई है। सरकार ने जो है BS6 से एक पैमाना होता है, जैसे पहले BS4 जो गाड़ियां बनती थी वो BS4 बनती थी। अब सरकार ने यह नियम लगा लिया कि सारी गाड़ियां BS6 बनेंगी, जिससे ईंधन का उत्सर्जन कम होगा और वायु प्रदूषण कम होगा। इसी तरह हरियाणा और पंजाब के किसानों हेतु 1400 करोड़ रुपए की भूसा काटने की मशीन उपलब्ध कराई गई है, जिसके परिणाम स्वरूप स्टैबलिंग बर्निंग से होने वाले वायु प्रदूषण में क्रमशः 15 और 20% की कमी आई है। जो पराली जलाने की समस्या थी उस पर भी कंट्रोल किया जा रहा है। राष्ट्रीय राजधानी शहर NCR में 2800 ईंट भट्ठों को जिग जैग तकनीक बनाई गई है, जिससे परिणाम स्वरूप प्रदूषण में कमी आ रही है। NCR के 2600 उद्योगों को पाइप्ड नेचुरल गैस PNG उपलब्ध करवाया जा रहा है, जिससे वो कोयला और ईंधन जैव ईंधन का प्रयोग, मतलब पेट्रोल और डीजल का प्रयोग ना करें, उनको नेचुरल गैस सप्लाई कराई जा रही है। इसी तरह 2016 में पहली बार निर्माण और विध्वंस, मतलब जो पुराने घर उनको गिरा के नया निर्माण किया जाता है, अपशिष्ट प्रबंधन नियम शुरू किए गए हैं, जिससे धूल और प्रदूषण में काफ़ी कमी आ रही है। कभी कभी सरकारें जो है ठंड के इस टाइम में अक्टूबर से फरवरी के बीच में निर्माण कार्यों पर रोक लगा देती है, और अगर निर्माण कार्य चल भी रहा है तो ये सुनिश्चित किया जाता है कि उसके अगल बगल क्षेत्रों में पानी का छिड़काव किया जाए काफ़ी मात्रा से, जिससे ज़मीन के जो धूल हैं वो ऊपर ना आए, धूल के कारण बाहर ना आ पाएँ, ये भी किया जाता है। इसी तरह दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा धूल दबाने और पानी के छिड़काव, रोड पे पानी का छिड़काव करने के लिए वाहन उपलब्ध करवाए गए हैं। ठंड के टाइम में रोड को साफ करने के लिए एक ऑटोमेटिक मशीनें काम कर रही हैं। उसके अलावा ठंड के टाइम में रोड पे पानी छिड़काव, गलियों में पानी का छिड़काव किया जा रहा है, जिससे जो धूल मिट्टी के कण हैं वो नीचे ही दबे रहें, वो ऊपर ना आ सकें वायु के द्वारा। उसके अलावा काफ़ी बड़े पैमाने पर दिल्ली NCR में वृक्षारोपण किया जा रहा है, ताकि जितने ज़्यादा वन होंगे उस हिसाब वो जो है वायु प्रदूषण को कंट्रोल करने में सबसे ज़्यादा जो इसका महत्व है वो वनों का ही है। जितने ज़्यादा वन होंगे उससे वायु प्रदूषण रोकने में सफलता मिलेगी। जैसे दिल्ली NCR प्रदूषण विरोधी अभियान, दिल्ली सरकार ने हाल ही में बृहद स्तर पर प्रदूषण विरोधी अभियान शुरू किया है, जिसे वायु प्रदूषण के विरुद्ध युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध नाम दिया गया है। इसके अंदर पेड़ों के प्रत्यारोपण की नीति अपनाई गई है। जैसे कोई पेड़ अगर कट रहा है तो उसकी जगह उसको प्रत्यारोपित किया जाए, और नए अगर कोई पेड़ कट रहा है तो उसकी जगह 10 पेड़ लगाए जाएं और उसकी देखभाल करके उसको तैयार किया जाए, ये भी कर रही है। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक वाहनों पे सरकार का जोर है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इलेक्ट्रिक वाहन का यूज करें, जिससे वायु प्रदूषण, मतलब जैव ईंधन की खपत कम हो
और डीजल और पेट्रोल की खपत कम होगी तो उत्सर्जन नहीं होगा और उससे जो है वायु प्रदूषण में सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों को काफ़ी प्रोत्साहित कर रही है। खासकर 2 पहिया 4 पहिया वाहन या जो पहले रिक्शे थे, रिक्शा भी बहुत सारे इलेक्ट्रिक आ गए हैं, गाड़ियाँ आ रही हैं। कंपनियां भी इलेक्ट्रिक गाड़ियों पे ज़्यादा फोकस कर रही हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रयोग करें। और उसके अलावा सार्वजनिक सेवा, सार्वजनिक जो परिवहन है उसमें जैसे इलेक्ट्रिक बसें आ रही हैं, दिल्ली में बहुत सारी इलेक्ट्रिक बसें आ गई हैं, जिससे जो सीएनजी वाली बसें थी या डीजल चलित बसें थी उन पे रोक लग रही है। डीजल बसें तो ख़त्म ही कर दी गई हैं, सीएनजी चल रही थी, लेकिन अब उसकी जगह इलेक्ट्रिक बसें आ रही हैं और सरकार का ये कोशिश है कि 2025-26 तक जो है लगभग 60% दिल्ली में इलेक्ट्रिक बसों का संचालन किया जाए। तो उस लोग को प्रोत्साहित किया जा रहा है कि वो सार्वजनिक परिवहन का प्रयोग करें। अभी हाल ही में जैसे दिल्ली एनसीआर के लिए ट्रांजिट RRTS रैपिड रेल का भी हमारे प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया है, जो दिल्ली से मेरठ के बीच चलेगी और अभी उसको लगभग 17 किलोमीटर एरिया में ही वो चल रही है, लेकिन 2025 लास्ट तक जो है दिल्ली से लेके मेरठ तक जो है वो का सफ़र 60 मिनट में पूरा कर देगी, जिसकी स्पीड लगभग 180 किलोमीटर की रफ्तार है। इसी तरह पूरे दिल्ली एनसीआर को जोड़ने के लिए RRTS रैपिड रेल की परियोजना स्टार्ट की जाए, जिससे दिल्ली से अलवर, दिल्ली से मेरठ, उसके आगे भी उसको ले जाया जा सकता है आगे आने वाले टाइम में। उसी तरह से दिल्ली से पानीपत जो अभी पाइपलाइन में है, आगे आने वाले टाइम में 2-4 सालों में ये भी स्टार्ट हो जाएंगी। तो इससे भी वाहनों की जो संख्या है वो उसमें उत्तरोत्तर कमी आएगी, जिससे वायु प्रदूषण पे कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। और इलेक्ट्रिक गाड़ियों का बढ़ावा दिया जा रहा है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है और वृक्षारोपण की नींद, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाए जाएं। उसी तरह स्मार्ट टावर का निर्माण किया जा रहा है। स्मार्ट टावर एक तरह जो एक मेगा प्यूरीफायर के रूप में काम करता है, जो दिल्ली सरकार और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के दिए गए सर्वोच्च न्यायालय के आदेश नवंबर 2019 के आदेश के अनुसार स्थापित किया जा रहा है। दिल्ली में स्थापित किए जाने वाले टावर IIT मुंबई, IIT दिल्ली और मिनीसोटा विश्वविद्यालय के बीच एक सहयोग का परिणाम है। नीदरलैंड, चीन, दक्षिण कोरिया, पोलैंड के शहरों में हाल के वर्षों में स्मार्ट टावरों का प्रयोग बढ़ा है और उसका रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा रहा है। नीदरलैंड के रॉटरडैम में वर्ष 2015 में पहला स्मार्ट टावर लगाया गया था। दुनिया का सबसे बड़ा स्मार्ट टावर एयर प्यूरीफायर टावर मशीन चीन में है। उसी के तरह दिल्ली में भी जैसे लक्ष्मी नगर हो गया, कनॉट प्लेस हो गया, आनंद विहार हो गया, जैसी जगहों पे एयर प्यूरीफायर बड़े बड़े प्लांट लगाए जा रहे हैं, जो हवा को अवशोषित करके उसको साफ करके फिर से वायुमंडल में प्रेषित करते हैं। तो उससे भी वायु प्रदूषण को कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। इलेक्ट्रिक वाहनों का चलन बढ़ाया जा रहा है। सरकार का लक्ष्य 2024 तक राजधानी में पंजीकृत कुल वाहनों में 1/4 वाहन EVs इलेक्ट्रिक गाड़ियों का होना है। इसको सरकार जो है प्रोत्साहित कर रही है, वाहनों की खरीद में प्रोत्साहन कर रही है, पुराने वाहनों का मार्जिन लाभ दे रही है, अनुकूल ब्याज पर ऋण देने और सड़क करों में छूट दे रही है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग करें। इसके अलावा दिल्ली में थर्मल पावर प्लांटों जो कोयले से चल रहे थे उन पर रोक लगाई गई है। ईंट भट्टों के साथ साथ आसपास के राज्यों में जलने वाली पराली से भी उत्पन्न प्रदूषण के रासायनिक उपचार पर भी ध्यान दिया जा रहा है। हमारे दिल्ली के पूसा इंस्टीट्यूट ने एक ऐसे जैविक छिड़काव
की एक वो दवा बनाई है, जिसके छिड़काव से 20-25 दिन के अंदर पराली अपने आप नष्ट हो जाती है खेत में, तो उसको भी प्रोत्साहन दे रही है। तो इन सब कारणों से दिल्ली एनसीआर के जो प्रदूषण है उस पर प्रभावी रोक लग सकती है और दिल्ली की हवा स्वच्छ हो सकती है। लेकिन अभी के समय में इस पे काम और बहुत ज़्यादा काम किया जाना ज़रूरी है, क्योंकि दिल्ली जो राज्य है वो एक तरह से अर्धशासित राज्य है, क्योंकि दिल्ली हमारा जो है हमारे देश की राजधानी है और यहाँ केंद्र का भी काफ़ी दखल रहता है और यहाँ की राज्य सरकार भी रहती है, तो दोनों सरकारें आपस में आरोप प्रत्यारोप करते रहते हैं। काम भी होते हैं, लेकिन जिस तेजी से और तत्परता से काम होना चाहिए वो अभी तक नहीं हो पा रहा है। और कहीं ना कहीं इससे जो है दिल्ली की जो आम जनता है, यहाँ के रहने वाले लोग हैं, उनके स्वास्थ्य पे प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है इस वायु प्रदूषण की ज़्यादा। और हम देखते हैं कई सालों से, पिछले सालों में, कि इसका अक्टूबर से लेके फरवरी तक जो है दिल्ली में मतलब एक तरह से पूरा धुंध जैसा वातावरण हो जाता है। कई कई दिन तक तो सूर्य भी देखने को नसीब नहीं होता, ऐसा वातावरण हो जाता है। खासकर जब ये पराली जलाने का टाइम होता है, उसके बाद अपना दीपावली आ जाती है, तो उस समय लोग पटाखे जलाते हैं, बम फोड़ते हैं, और जैसे जैसे ठंड बढ़ती है वैसे वैसे इसका प्रभाव और बढ़ता जाता है। और कहीं ना कहीं ये हमारे जीवन पे, दिल्ली की जनता पे, इसका स्वास्थ्य पर बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और लोगों को इसका खामियाजा उठाना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं इसमें सरकारों का भी ढुलमुल रवैया रहा है। काम हो रहा है, जैसे स्मार्ट टावर स्थापित किए जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर प्रोत्साहन दिया जा रहा है। उसके अलावा यहाँ से ईंट भट्ठे हटा दिए गए हैं, थर्मल पावर प्लांटों पे भी रोक लगी है जो कोयला से चल रहे थे। सार्वजनिक परिवहन में जैसे मेट्रो हो गई, मेट्रो काफ़ी टाइम से चल रही है, उसके अलावा अब इलेक्ट्रिक बसें भी आ रही हैं। तो उसके अलावा वृक्षारोपण की नीति है। वैसे तो वृक्षारोपण जो है बरसात के मौसम में ही है, लेकिन यहाँ दिल्ली में देखते हैं कि हम 12 महीने जो है वृक्षारोपण ही होता है। गर्मी में वृक्ष लग रहे हैं, अब गर्मी में कौन सा वृक्ष जो है लगेगा और उसके बाद उसकी देखभाल, लगाने के बाद छोड़ दिया जाएगा, उसकी देखभाल सही से नहीं होती तो वो सूख जाते हैं। तो सरकार को ऐसा नियम बनाना चाहिए कि जो भी काम हो वो मजबूती से हो और उसकी समुचित देखभाल की जाए। जैसे स्मार्ट टावर हैं, ठंड में चलाए जाएंगे, उसके बाद वो बंद हो जाते हैं, फिर उनकी देखभाल नहीं होती। जब फिर प्रदूषण बढ़ता है तो फिर उनका रिपेयर होता है, फिर वो चलाए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इन सब के कारण जो है मतलब ये सरकारों का ढुलमुल रवैया भी रहा है और लोगों का की जागरूकता की कमी भी रही है। इस वजह से भी ये समस्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है और कहीं ना कहीं इससे आम जनजीवन पे लोगों के प्रभाव पड़ रहा है, खासकर उनकी स्वास्थ्य पे। तो आज के लिए इतना ही था दिल्ली वायु प्रदूषण के बारे में, कि ये क्यों इतना ज़्यादा दिल्ली में बढ़ता है और इसकी रोकथाम के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं, जो आपके बारे में मुझे लगता है आपको इसके बारे में अच्छी जानकारी उपलब्ध हुई होगी। आज के लिए इतना ही। ये मेरा यूट्यूब चैनल है @political science 2023। आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि और भी विषयों पे मैं वीडियो बनाता रहता हूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास वो पहुँचे। धन्यवाद। जय हिंद।